वॉरेन बफेट कहते हैं अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की लैंग्वेज। जिसे अकाउंटिंग समझ नहीं आती उसे बिजनेस समझ नहीं आएगा। तो इस कोर्स में हम बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग की बात करेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी को समझने के लिए, उसकी स्टोरी को वेरीफाई करने के लिए उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें समझना पड़ता है। बट हम में से बहुत कम लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड्स हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट आई प्रॉमिस इस कोर्स में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत आसान बना दूंगा। तो इस कोर्स को आप पूरा देखिए। ओके, तो ये कोर्स हमने सहूलियत के लिए 2 पार्ट्स में तोड़ा है। इस कोर्स का सेकंड पार्ट गीगल वीडियो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ये दोनों पार्ट्स गीगल वीडियो ऐप में देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहले तो बस ये याद रखिए कि कंपनी ने पैसे कहाँ खर्च किए, कितना कमाया, क्या क्या खरीदा एक्सेट्रा 3 कागजों में लिखा जाता है। यानी ये कंपनी 3 रिपोर्ट्स बनाती है और ये 3 पार्ट्स हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप इनके नाम भी पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इन्हें बहुत इजी वे में समझें। तो इन स्टेटमेंट्स को बहुत इजी वे में समझने के लिए आप इमेजिन करो कि एक दिन आप बर्गर किंग के बिजनेस से इंप्रेस हो जाते हो और आप सोचते हो कि यार मैं भी एक सिमिलर बिजनेस बनाऊंगा, इसलिए आप एक बर्गर का बिजनेस स्टार्ट कर दो। फिर आप सोचते हो कि यार मेरा गोल तो बड़ा बनने का, लेकिन मैं शुरुआत छोटे से करूंगा। पहले मैं एक ठेला खोलूंगा। हंसिए मत, बड़े गोल्स की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो इस बिजनेस का नाम आप रखते हैं ग्रेट बर्गर प्राइवेट लिमिटेड। ओह, आपको पता चलता है कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए आप अपने पहले बैंक के पास जाते हैं और वो है आपके डैड। इन शॉर्ट, आप अपने पापा से 5,000 रुपए लेते हैं। बस इतने स्टेप्स में हम आपके बिजनेस ग्रेट बर्गर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बेसिकली एक जगह हम लिखते हैं एसेट्स, यानी आपके बिजनेस के पास क्या क्या चीजें हैं इंक्लूडिंग कैश या कोई सामान एक्सेट्रा, और एक जगह लिखते हैं लायबिलिटी, यानी आपके बिजनेस में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको दूसरों को देनी, जैसे कि उधार एक्सेट्रा। तो अपने डैड से पैसे लेने से जस्ट पहले आपके पास 0 एसेट्स थे और 0 लायबिलिटीज थी, यानी कोई उधार नहीं। लेकिन जब 5,000 रुपए आपने अपने डैड से ले लिए तो आपके बिजनेस के पास कैश आ गया है, जिसे हम एसेट्स में लिखते हैं। और क्योंकि आपने अपने डैड को प्रॉमिस किया है कि आप बिजनेस चलाने के बाद उन्हें ये पैसे दे देंगे, तो इसकी लायबिलिटी में हम लॉन्ग टर्म डेट लिखेंगे, यानी उधार, जो कि 5,000 रुपए। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो इस वक्त आपकी कंपनी ग्रेट बर्गर के पास एसेट्स भी 5,000 रुपए के हैं और लायबिलिटीज भी 5,000 रुपए, और बैलेंस शीट में हमेशा ऐसा ही होता है। ये हमेशा सेम रहती है, बैलेंस रहती है, इसलिए इसका नाम भी बैलेंस शीट है। अब आप मार्केट जाते हैं और 5,000 रुपीज जो आपने अपने डैड से लिए थे, उसमें से 3,500 रुपीज का लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, कील की पेंटे वगैरह लेते हैं, क्योंकि इसी से आपका स्टैंड बनेगा। और इस स्टैंड के ऊपर आप लिख देते हैं ग्रेट बर्गर प्राइवेट लिमिटेड। साथ में आप 1,000 रुपए का बर्गर बनाने का सामान भी लेते हैं, जैसे कि बर्गर की ब्रेड, आलू, स्टोव एक्सेट्रा। और अब बताइए आपके पास कितने पैसे बचे? 5,000 माइनस 3,500 माइनस 1,000, यानी 500 रुपीज। वेरी ठीक सोचा। देखा, मैंने कहा था ना कि इतनी भी मुश्किल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम अगेन आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपडेट करते हैं। तो अब आपके एसेट्स में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने 5,000 रुपए में से कुछ सामान खरीद लिया। तो पहले बात करते हैं कैश। कैश 5,000 रुपए में से 4,500 रुपए खर्च कर दिया है, तो अब आपके पास बचा 500 रुपए। इन्वेंट्री, यानी जो बर्गर वगैरह बनाने का सामान था, वो आपने 1,000 रुपए का खरीदा, इसलिए इसमें आएगा 1,000। और फाइनली पीपी एंड, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी जो आपने लकड़ी, कीले, पेंट वगैरह खरीदा है, वो 3,500 रुपए का था, तो यहाँ पर वो आएगा। और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने 5,000 रुपए के अलावा किसी को कुछ नहीं देना। अगर एक बात आपने नोटिस करी होगी तो अभी टोटल एसेट्स आपकी कंपनी के 5,000 रुपए के, बस उनकी फॉर्म चेंज हो गई है, यानी कैश के साथ साथ बाकी चीजें ऐड हो गई। और अभी भी बैलेंस शीट बैलेंस कर रही है, यानी 5,000 रुपए की लायबिलिटी ही है, यानी एसेट्स भी 5,000 का और लायबिलिटीज भी 5,000 रुपए। ओके, तो आप भगवान का नाम लेते हैं और अपने बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और लकीली बर्गर खरीदने के लिए लोग आपके पास आते भी, तो आप 50 रुपए के हिसाब से टोटल 30 बर्गर सेल कर देते। अब बेशक आपने 30 × 50 यानी 1,500 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन आपके दोस्त आपसे 7 बर्गर उधार में ले, यानी 7 बर्गर इंटू 1 बर्गर 50 का, यानी टोटल 350 रुपए का उधार आपने दिया अपने दोस्तों को। इसके अलावा आपके पास जो इन्वेंट्री थी, यानी बर्गर बनाने का सामान था, वो भी ऑब्वियसली थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि आपने बर्गर बनाए तो थे जो बेचे, इसलिए 500 रुपए की इन्वेंट्री खत्म हो गई। तो अभी हमने बस 3 चीजें करी हैं और 1,500 रुपए में हमें 1,150 रुपए कैश मिला और 350 रुपए का उधार है जो हमने अपने दोस्तों को दिया है। तो चलिए इन तीनों चीजों को हम अपने एसेट कॉलम में ऐड कर लेते हैं।
पहले कैश था 500 रुपए, अभी बर्गर बेच के आपको 1150 रुपए कैश और मिला है, तो अब आपके पास हो गए हैं 1650 रुपए कैश। नेक्स्ट हमें उधार भी लिखना पड़ेगा, यानी जिन लोगों को हमने उधार दिया है, तो अकाउंटिंग की भाषा में इसे अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। पहले आपने किसी से कोई पैसे नहीं लेने थे, लेकिन अब आपने 350 रुपए लेने हैं, तो अकाउंट्स रिसीवेबल होगा 350 रुपीज। थर्ड है इन्वेंट्री, यानी पहले आपके पास 1000 रुपए का बर्गर बनाने का सामान था, अब 500 रुपए का सामान खत्म हो चुका है क्योंकि आप उसे बेच चुके हो, तो इन्वेंट्री बची 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500 रुपए की। PP&E यानी आपके इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आया है, उसी स्टोव और कढ़ाई से आप बर्गर बना रहे हो, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट आपको पता चलता है कि ओके, आपके पास इन्वेंट्री यानी बर्गर बनाने का सामान कम हो रहा है और कस्टमर्स बहुत हैं, तो आप फटाफट सामने वाली दुकान में जाते हैं और बर्गर बनाने के लिए 250 रुपए का सामान ले आते हैं। लेकिन वहां पहुंच के आपको पता चलता है कि जल्दी जल्दी में आप पैसे लाना ही भूल गए, इसलिए आप उस दुकान वाले को बोलते हैं कि मैं आपको 250 रुपए बाद में दे दूंगा, अभी आप मुझे सामान दे दीजिए। तो अब ये 250 रुपए दो जगह लिखे जाएंगे। पहला, इन्वेंट्री में ऐड होंगे क्योंकि हमारे पास अब बर्गर बनाने के सामान बढ़ गया है और वो 250 रुपए से बढ़ गया है। सेकेंड, लायबिलिटी में ऐड होंगे क्योंकि हमें ये 250 रुपए उस दुकान वाले को देने हैं, क्योंकि ये तो हम उधार पे लेके आए हैं। आई होप यहाँ तक हमें सब क्लियर हो गया होगा। अब आप में से जो लोग ध्यान दे रहे होंगे उन्हें एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने शुरू में बोला था कि बैलेंस शीट बैलेंस करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एसेट्स हो गए हैं 6250 रुपए के और लायबिलिटी है 5250 रुपए की, लेकिन ये बैलेंस तो हुई नहीं। एक्चुअली अकाउंटिंग में एक बहुत फेमस इक्वेशन है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी नहीं होता, बल्कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये इक्विटी क्या है यार, तो ये बहुत ही सिंपल है। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी जितने भी एसेट्स हैं, यानी हमारे केस में कैश, बर्गर बनाने का सामान, स्टोव एक्सेट्रा, इन सब को बेचकर जो हमारे पास पैसे आएंगे, अगर उन पैसों में से हम अपनी लायबिलिटीज दे दें, यानी आपके केस में आप अपने डैड को 5000 रुपए वापस दे देते हो और 250 रुपए दुकान वाले को वापस दे देते हो, तो जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो आपके बिजनेस की इक्विटी होगी। तो इस केस में आपकी इक्विटी है एसेट्स जो कि है 6250 की माइनस टोटल लायबिलिटी जो कि है 5250 की, तो आपकी कंपनी की इक्विटी बनी 1000 रुपए की। इसे इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अगर अभी आप ये ग्रेट बर्गर प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस बेच दो तो आपको टोटल 1000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 6250 के एसेट्स बेचने के बाद आपको 5250 रुपए की पहले लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी और ये 1000 रुपए आपको मिलेंगे क्योंकि आप ही सिर्फ बिजनेस के ओनर हो, यानी इस बिजनेस की वैल्यू अभी सिर्फ 1000 रुपए है, प्रोवाइडेड हम मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ अर्न नहीं कर सकता। चलिए, बैलेंस शीट का आइडिया तो हमें लग गया कि हम इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं और इक्विटी लिखते हैं। हमें ये बात याद रखनी है कि बैलेंस शीट एक तरह से कंपनी की फोटोग्राफ है, स्नैपशॉट है, यानी अगर आज आप बैलेंस शीट बनाते हो तो अभी जो कंपनी की सिचुएशन है हमें ये वो बताती है, इससे पहले क्या हुआ ये हमें कुछ नहीं पता चलता बैलेंस शीट से। अगर हमें कंपनी के ड्यूरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो वो हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट अगर हमें आपके बिजनेस की बनानी हो तो वो इस केस में बहुत ही सिंपल दिखेगी। हमने 30 बर्गर सेल किए थे 50 रुपए के हिसाब से, तो 30 इंटू 50 इज इक्वल टू 1500 रुपए, ये हमारा रेवेन्यू है। और जो ये 30 बर्गर बेचने के लिए हमारा सामान लगा उसकी कॉस्ट थी 500 रुपए, यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है 500 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। इतनी छोटी इनकम में हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो बस यही हमारी इनकम स्टेटमेंट है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में तो हमारा प्रॉफिट आया 1000 रुपए, लेकिन अगर हम आपकी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो उसमें कैश 500 रुपए से 1650 रुपए हो गया, यानी 1150 रुपए बढ़ गया। क्या कुछ गलत है इसमें? एक्चुअली इसी डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंस हमें समझ आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वो ही पैसे लिखे जाते हैं जो एक्चुअल में कंपनी में आए या गए। अगर आपकी कंपनी ने कुछ उधार लिया है तो इसका मतलब है कि सच में कोई पैसा आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं गया है, तो वो पैसा कैश फ्लो में नहीं लिखा जाएगा। वैसे ही अगर आपकी कंपनी ने किसी को उधार दिया है, जैसे कि दोस्तों को बर्गर, तो वो पैसा भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होगा। तो चलिए आपके बिजनेस की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट की नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट था 1000 रुपीज, लेकिन अब इसमें हमें वो सारा पैसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जो हमारे पास आया या हमारे से दूर गया। तो चलिए लेट्स फॉलो द मनी, पैसे पर नजर रखिए।
तो आपने 250 रुपए का बर्गर का सामान खरीदा, यानी पैसे आपके पास से गए, तो हम माइनस 250 रुपीज कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये हम उधार में लाए थे तो 250 रुपीज इसमें ऐड भी करेंगे। इन शॉर्ट अभी हमारे पास से कुछ भी पैसे नहीं गए, लेकिन फिर भी हम इन दोनों एंट्री को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री परचेज्ड प्लस 250 रुपीज, अकाउंट्स पेबल यानी अभी हमें किसी को पैसे देने हैं, वो आएंगे माइनस 250 रुपीज। इसके अलावा हमने 500 रुपए के बर्गर सेल किए थे, यानी हमारे पास 500 रुपए आए थे, तो हम इसमें 500 रुपए ऐड करेंगे। और साथ ही साथ 350 रुपए के बर्गर के पैसे तो अभी तक हमने अपने दोस्तों से लिए ही नहीं, तो इसमें हम 350 रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों एंट्रीज को भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, जो कि है इन्वेंट्री सोल्ड यानी बर्गर जो सेल करे प्लस 500 रुपीज, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी पैसे जो अभी तक हमें मिले नहीं है, वो आएगा माइनस 350 रुपीज। तो अब इन सबको ऐड करके ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हमारे पास बचा है वो है 1150 रुपए। आई होप अब हमें क्लियर हो गया होगा कि नेट प्रॉफिट एक्चुअल कैश फ्लो से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर तरीके से अपना बिजनेस चलाया है, यानी इस केस में हमने उधार लिया भी है और उधार दिया भी है। इससे पहले कि अगली वीडियो में हम किसी रियल कंपनी की इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, हम पहले इस वीडियो के मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट है, हमें ये बताती है कि कंपनी की अभी लायबिलिटीज क्या है, यानी उसे क्या क्या देना है, और कंपनी के एसेट्स क्या है, यानी कंपनी अभी क्या ओन करती है। इसके साथ ही हमने देखा कि बैलेंस शीट कंपनी की स्नैपशॉट की तरह है, यानी एक फोटो की तरह। बैलेंस शीट कंपनी की सिर्फ एक मूवमेंट को कैप्चर करती है, कंपनी के साथ पिछले कुछ महीनों क्या हुआ ये इससे पता नहीं चलता। इसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट देखी जो हमें बताती है कि कंपनी ने एक ड्यूरेशन में कितने पैसे कमाए और कितने पैसे खर्चे। तो अगर हम किसी कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट देख रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट हमें पूरे 3 महीनों का हिसाब किताब बताएगी। इसके बाद हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी जो बताता है कि एक्चुअल में कितना पैसा कंपनी से गया और कितना उसके पास अभी एक्चुअल में है। ओके दोस्तों, अगर आप इस कोर्स का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वो आप हमारी गीगल ऐप से देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। जय हिंद।